आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का ही कुछ कंटेंट। कंप्यूटर की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रतिक्रिया उत्पादन मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कंप्यूटर पोर्ट्स एंड केबल्स, ये सब आज हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर को कार्यप्रणाली के अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर जो उसका कार्य होता है, जितने टाइप के उससे हम लोग कार्य ले सकते हैं, उसके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये केवल उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है, विभाजन किया गया है, ना कि उसके साइज और प्रोसेसिंग स्पीड। इन सब के आधार पे अभी इसका डिवीज़न यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे केवल इसकी जो कार्यप्रणाली है, किस टाइप से कार्य करता है, उसके आधार पे इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे दिखते हैं। इसमें एनालॉग डेटा फीड किया जाता है और यहाँ पे कुछ एनालॉग जो एक मीटर होता है, जैसे हम लोगों के पहले व्हीकल्स में, अभी भी व्हीकल्स में जो मीटर लगे होते हैं, कुछ एनालॉग वाले होते हैं जो उसमें एक सुई टाइप की लगी होती है, जैसे एनालॉग घड़ी होती है, वैसे एनालॉग घड़ी भी एक एनालॉग कंप्यूटर का बहुत अच्छा उदाहरण है। एनालॉग घड़ी भी एनालॉग कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर, इसमें कुछ डेटा फीड किया जाता है और ये जो मीटर लगा होता है, एनालॉग मीटर सुई की तरीके से जो होता है, उसमें डेटा शो होता है। जैसे हम लोगों की जो वॉच होती है, एनालॉग घड़ी होती है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें डिजिटल डेटा फीड नहीं किया जा सकता है, केवल एनालॉग डेटा ही फीड किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर, ये हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, ये एक डिजिटल कंप्यूटर ही है, बट कुछ ऐसे उसमें डिवाइसेस लगाई जा सकती हैं जिससे कि एनालॉग डेटा रीड कर सके। जैसे कि कंप्यूटर के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए उसमें अलग से लगा लेते हैं स्कैनर। तो वो क्या है, वो एक हाइब्रिड बन जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग हाइब्रिड के बारे में भी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है। पहले हम लोग इस समय डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कंप्यूटर संख्याओं के रूप में डेटा से कुछ प्रोसेसिंग करता है, निपटता है हिंदी में। मतलब अगर इसमें हमें डिजिटल डेटा मिलेगा, उसी के अनुसार ये प्रोसेस करेगा। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर हमारे जो पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन, ये भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही है, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल यूज ना किया जाए, मतलब बाहरी कोई डिवाइस इसमें ना लगाई जाए। जैसे कि कोई अगर हम इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा लेते हैं, या फिर इसी के तरीके से और कुछ ऐसे डिवाइसें हैं जो एनालॉग डेटा रीड आउट करती हैं। जैसे कि माइक्रोफ़ोन है। माइक्रोफ़ोन क्या है, माइक्रोफ़ोन अगर हम अपने स्मार्टफोन में लगा लेंगे तो क्या होगा, वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। क्योंकि अभी तक स्मार्टफोन में माइक्रोफ़ोन नहीं लगा था, तब ये केवल डिजिटल कंप्यूटर था, क्योंकि इसमें जो हम एंटर करते थे, 0 या 1, या फिर कोई भी जो हम लोग न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3 और कोई भी नंबर और कोई भी लेटर जो हम लोग लिखते हैं, तो वो अंदर जाके 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। लेकिन अगर हम उसमें माइक्रोफोन लगा देंगे, माइक लगा देंगे, तो क्या होगा, हमारी जो वॉइस है, आवाज़ है, उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन हमारी जो आवाज़ है, ये कोई बाइनरी नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं, ये कोई लेटर नहीं है, इसको, ये तो केवल एनालॉग डेटा है। तो ये हम आपका हुआ डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है कि ये
एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये जो मशीन दिखाई जा रही है, ये हमारी ये होती है ईसीजी मशीन, जो हार्ट रेट को मेजर करने में हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम यूज की जाती है। तो ये क्या करता है कि हमारा जो हार्ट रेट है ये भी एक डिजिटल डेटा ही है। ये कोई ये सॉरी ये एनालॉग डेटा है। ये जो हार्ट रेट होती है ये कोई डिजिटल डेटा नहीं होता है, ये तो एनालॉग डेटा होता है। तो इस एनालॉग डेटा को ये रीड करती है और डिजिटल के रूप में शो करती है, क्योंकि इसमें जो पैनल लगा हुआ है, जो इसमें एक डिस्प्ले लगी हुई है, ये केवल डिजिटल डेटा को ही दिखाती है। इसलिए इस कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। आगे देखते हैं। आकार के अनुसार कंप्यूटर को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आकार के अनुसार मतलब जितना उसका आकार होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जितना आकार होगा और इसमें स्पीड का भी मैटर करता है, क्योंकि ये जो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जितने भी होते हैं, ये इनमें जो क्षमता होती है, प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है डेटा को, ये जो इसकी स्पीड होती है, ये भी बहुत मैटर करती है। तो शुरू करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर, ये जो देख रहे हैं आप लोग, हमारा ये डेस्कटॉप है, ये फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ये लैपटॉप है। ये डेस्कटॉप ही है फ़िलहाल तो ये, क्योंकि इसमें इस डेस्कटॉप में सीपीयू का यूज़ नहीं होता है। ये विदाउट सीपीयू वाला डेस्कटॉप है। तो हम लोग जो अपने घरों में पीसी यूज करते हैं, ये क्या है? ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, जो हमारा लैपटॉप है, ये सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसकी विशेषता होती है माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर आविष्कार के साथ अस्तित्व में आए। पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर है। मतलब जो प्रोसेसर आजकल डेवलप्ड हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसर हैं, जब एक किसी कंप्यूटर में वो प्रोसेसर यूज हो जाता है, जो उसकी सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो भी प्रोसेसर यूज करते हैं, वो एक माइक्रो कंप्यूटर बन जाता है। चाहे वो हमारा स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, क्योंकि स्मार्टफोन में भी एक प्रोसेसर लगा होता है। सुना होगा आप लोगों ने कि इसका प्रोसेसर इतने गीगाहर्ट्ज़ का है, इसका इतने गीगाहर्ट्ज़ का, इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर है, इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। सुना होगा ना आप लोगों ने, स्मार्टफोन में कई टाइप के प्रोसेसर आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें इंटेल का प्रोसेसर मैक्सिमम यूज होता है। उसके अलावा एएमडी का एक प्रोसेसर आता है। ये सारे प्रोसेसर हैं। आगे बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर गति के मामले में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होती है इनके अंदर, और भंडारण क्षमता भी ज़्यादा होती है। भंडारण क्षमता क्षमता का मतलब होता है इसके अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो इसमें डेटा है, बहुत सारी मूवी हैं, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कहाँ सेव करेगा? उसके लिए इसमें जो मेमोरी लगी होती है वो ज़्यादा क्षमता वाली लगी होती है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, प्रदर्शन अच्छा होता है। तो ये हमारे होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर भी तेज गति से डेटा को संसाधित कर सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम। आमतौर पर वे अपने आवेदन के लिए बैंक, एयरलाइंस, रेलवे आदि में उपयोग किए जाते हैं। तो ये हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो विशेषता ये होती है कि ये हाई स्पीड डेटा की जो प्रोसेसिंग की जाती है, जो उच्च गति की डेटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें एयरलाइंस में क्या है कि जो रेडार्स लगे हुए होते हैं, रेडार्स, उनके थ्रू हमारा जो ट्रैक किया जाता है प्लेन कि वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है, ये सब उसी से ट्रैक किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे समझो कि हम लोग एक मिनी कंप्यूटर लगा देंगे या माइक्रो कंप्यूटर लगा देंगे, तो क्या होगा?
वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होगी, और वो जो डेटा शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा कि एयरप्लेन कितनी दूरी पे है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमको एक्यूरेट चाहिए, एग्जैक्ट उतना ही चाहिए, मतलब जितना जहाँ पे जो है उतना ही चाहिए। इसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी स्पीड जो होती है ये उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी होती है, अधिक होती है। इसलिए एयरलाइंस, रेलवे आदि जो होते हैं इनमें हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करना चाहिए, यूज किया जाता है। क्योंकि रेलवे में भी अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए रेलवे में भी हाई स्पीड जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हम लोग इसलिए इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। बाकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है, वो सभी सेम होते हैं, बस उसकी जो साइज होती है उसी पे डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड उसी पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर, हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था। परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। अच्छा, ये सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? इतने सारे स्पीड वाले कंप्यूटर तो हो गए, बट ये सुपर कंप्यूटर की क्या आवश्यकता हो गई? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सुपर कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, ये इस टाइप का दिखता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है, मतलब ये जो कंप्यूटर जितने इसके पहले हम लोगों ने पढ़े हैं उन सब कंप्यूटरों से ये कंप्यूटर ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा तेज होता है। और इसकी जो वर्किंग होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, ये बाकी कंप्यूटरों से काफ़ी तेज होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है। मतलब जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जो अभी हमने बात की थी मेन फ्रेम कंप्यूटर की, उसमें क्या है कि जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो स्पीड से होती है, अच्छी गति से होती है। लेकिन अगर इसमें एक साथ डेटा की प्रोसेसिंग कर दी जाए बहुत सारी चीज़ों की, तो थोड़ी कम पड़ जाएगी। इसलिए ये जो सुपर कंप्यूटर है ये उससे भी ज़्यादा तेज कंप्यूटर होता है। इसमें देखते हैं एक सुपर कंप्यूटर सबसे तेज प्रकार का कंप्यूटर है। वे विशेष अनुप्रयोगों के लिए नियोजित हैं, जिनके लिए बड़ी मात्रा में गणितीय गणना, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो ये सुपर कंप्यूटर पूरी कर देता है। इस सुपर कंप्यूटर से हम क्वांटम मैकेनिक होती है वो, उसके जो न्यूमेरिकल्स होती हैं वो सब सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। भौतिकी, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जलवायु अनुसंधान, मतलब जो रिसर्च होती है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च वगैरह, इन सभी में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आणविक मॉडलिंग, जो हमारा केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं आणविक मॉडलिंग, वो सब इन चीज़ों से की इस सुपर कंप्यूटर से की जा सकती है। जैसे रासायनिक, यौगिक, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इसको जान सकते हैं, उसका क्रिस्टल। और अभी जो हम लोगों का मिसाइल सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम, जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं जहाँ से मिसाइल को छोड़ा जाता है, उन सब चीज़ों में भी सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत होती है, हाई स्पीड डेटा की ज़रूरत होती है, और एक साथ कई सारे काम करने की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे उनको यूज किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग आज लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, चाहे वो साइंस हो या फिर रिसर्च हो, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्रों में कंप्यूटर, चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण सेवा, उद्योगों, विज्ञान और अनुसंधान, मतलब रिसर्च, साइंस रिसर्च में यूज किया जाता है। कंप्यूटर मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी और है क्योंकि आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं। अगर आपका स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज होने लगा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, कृषि में भी कंप्यूटर का यूज होता। भाई अगर हमको पूर्वानुमान निकालना है मौसम का, कि बिना मौसम के पूर्वानुमान के कृषि कार्य करना कितना कठिन होता है, इसलिए उसमें भी यूज होता है। अगर जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, और पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो खाद और ये सब रासायनिक होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं, तो उन सभी में भी कंप्यूटर का यूज होता है। तो लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज होने लगा है। अब देखो हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं,
इसमें क्या है, कंप्यूटर का यूज है। तो ये सारे कंप्यूटर के यूज हो गए। ये कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर हैं, इस पे हम लोग कई, अगर लिखना हो, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए एप्लीकेशंस के अनुप्रयोग, तो इसमें तो बहुत सारे पेजेस भरे जा सकते हैं, बहुत कुछ कंटेंट लिखा जा सकता है और अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये क्या होता है, इसको शॉर्टकट में इसको आईपीओ भी बोलते हैं। तो ये आईपीओ क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है। ये भी एक साइकिल है कंप्यूटर की, जो कार्य करने की तरीका, क्षमता होती है। कार्य करने का जो तरीका होता है वो कंप्यूटर का इसी टाइप का होता है। वो क्या करता है, इनपुट लेता है कहाँ से, ये जो दिख रहा है हमारा यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, इसकी जगह पे माउस भी हो सकता है, इसकी जगह पे स्कैनर भी हो सकता है। इन चीज़ों से इनपुट लेता है। इनपुट लेकर सीधे जाता है प्रोसेसर के पास, यहाँ पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब, अगर इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे, पहले इसे देख लीजिए। ये यहाँ पे प्रोसेसर के थ्रू इसे प्रोसेस करता है जो इनपुट लिया है। उसके बाद में प्रोसेस जब हो जाता है तब ये आउटपुट देता है यहाँ पे आउटपुट। बट कुछ अगर हमें स्टोर करना है, वहाँ पे रोकना है, उसके लिए यहाँ पे एक मेमोरी डिवाइस भी लगी है। ये मेमोरी डिवाइस में ये एक स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे स्टोर भी कर लेता है। तो ये हमारा आईपीओ साइकिल प्रोसेस हो गया। इसको अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझे, तो हमें अगर चाय बनानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, एज आ इनपुट टी, वाटर, मिल्क, ये सब ले सकते हैं ना एज आ इनपुट। ये सब हमने ले लिया, लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें डेटा मिल जाता है कंप्यूटर में, फिर वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करता है। वैसे ही प्रोसेस कहाँ करता है, सीपीयू के अंदर। ये जो प्रोसेसर दिख रहा है, ये जो प्रोसेसर दिख रहा है, ये क्या है, ये सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसी के अंदर लगा होता है। हाँ, तो बात करते हैं, जैसे हमने टी ले लिया, मिल्क ले लिया और वाटर ले लिया, लेकिन ऐसे नहीं बन जाएगी। उसको हम प्रोसेस करेंगे, मतलब उसके बाद में हम रेडी करेंगे कि इसको पकाना कहाँ पे है। वो हमारा एज आ प्रोसेसर हो गया जो उसे कुक करेगा, पकाएगा। उसके लिए हम गैस जलाएंगे, फिर उसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे, ये सब प्रोसेस में आ जाएगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट किसी दूसरे बर्तन में, जैसे कि कप है या ग्लास है, इनमें निकालेंगे, तो वो क्या है, आउटपुट है। आउटपुट बन गया, उसे निकाल लीजिए। हाँ, अगर हमें स्टोर करना है, मान लो कि कोई आ रहा है, उसको 10 मिनट बाद देना है चाय, तो हमें स्टोर करने की आवश्यकता होगी। स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस मेमोरी लगा सकते हैं, तो वैसे ही चाय बनाने के लिए स्टोरेज डिवाइस कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें रख लीजिए, बाद में आए तो उसे दे दीजिए। वैसे ही इसका प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स एंड केबल्स। कंप्यूटर पोर्ट्स और उसके केबल्स। कंप्यूटर में बहुत सारे केबल्स लगे होते हैं, बीजीए केबल्स है और यूएसबी केबल है, माइक्रो यूएसबी केबल है, ये सारे ईथरनेट केबल है। ये सब क्या होते हैं, ये केबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस किस सिचुएशन में कौन कौन सी आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका PSY2 पोर्ट्स, ये कौन सी पोर्ट होती है, ये जो PS2Y पोर्ट्स है, ये 6 पिन की पोर्ट होती है। ये जो दिख रही है 6 पिन की पोर्ट है। इस पोर्ट में देखा होगा आप लोगों ने, जो माउस कनेक्ट करते हैं और जो कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे ये पोर्ट होती है। ये 6 पिन की पोर्ट होती है, गोल पोर्ट होती है। इस आमतौर पे कीबोर्ड और माउस में यूज किया जाता है इसका। आगे देखते हैं, ये हमारा बीजीए मॉनिटर पोर्ट। इस टाइप का जो ये पोर्ट दिख रहा है, ये पोर्ट जो दिख रहा है, ये बीजीए पोर्ट है। ठीक है, बीजीए पोर्ट, इसको हम बीजीए पोर्ट बोलते हैं। ये पोर्ट क्या करता है, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वीडियो ग्राफिक्स सारणी का उपयोग किया जाता है। इस पोर्ट से जो हम लोग वीडियो चलाते हैं, वीडियो प्ले करते हैं,
अच्छा, वीडियो कहाँ कहाँ से ले जाना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो ये CPU रखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखी हुई है, इसमें हमें मेमोरी में कुछ चीज़ें स्टोर करना है। पहले से मान लो कुछ मूवी स्टोर हैं, पहले से कुछ वीडियोज स्टोर हैं, उनको प्ले करना है। अपने मॉनिटर स्क्रीन पे ही तो देखोगे प्ले होने के बाद, लेकिन कंप्यूटर जो आपका CPU है उससे और मॉनिटर स्क्रीन पे लाने के लिए कुछ एक रास्ता चाहिए ना, पैथ चाहिए। तो वो पैथ केवल VGA केबल लगाकर ही फुलफिल किया जा सकता है। अगर इस जगह पे हम कोई दूसरा केबल लगा दें, 2 वायर वाला जो आता है घरों में सप्लाई वाला, वो लगा दें, क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका इसका जो वीडियो होता है, वीडियो का भी अपना एक अलग पैटर्न होता है, उसमें कई सारे मिलियंस कलर्स होते हैं। तो इन सारे डेटा को एक साथ ट्रांसफ़र करने के लिए हमको VGA केबल की ज़रूरत पड़ती है। VGA उच्च संकल्पों पर छवियों की पेशकश करता है। मतलब VGA जो होता है वो उच्च संकल्पों पर, जो छवियों का मतलब होता है पिक्चर्स, फोटोज को सेंड करता है। मानक VGA जो स्टैंडर्ड VGA होता है वो 262 या 144 रंगों के पैलेट से एक समय में 256 रंगों का प्रोडक्शन कर देता है, उत्पादन कर सकता है। मूल VGA हालांकि इस मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए 200 320 क्रॉस 400 रेजोल्यूशन पर होना था। मतलब जो हम लोग फ़ोटो लेते हैं फ़ोन में, उसमें देखते हैं कि इसका रेजोल्यूशन कितना है, रेजोल्यूशन दिया होता ना वहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन बता रहा है 320 × 400, ये उसका रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है, अगर इस पे बात करें तो ये भी काफ़ी डिटेल में है, डीप में है। इसके बाद में जब टाइम मिलता है तो हम रेजोल्यूशन के बारे में और ये जो मेगा पिक्सल्स है ये सब क्या होता है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। अभी इस लेक्चर में केवल इतना ही देखिए। रेजोल्यूशन पर इसका जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है इतना सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा VGA केबल हो गया। आगे बात करते हैं समांतर पोर्ट, मतलब पैरेलल पोर्ट। ये VGA केबल से थोड़ी सी चौड़ी है, इसमें जो पिंस होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये डेटा को पैरेलली सेंड करता है, भेजता है। मतलब अगर इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में समझें, कोई एक रास्ता है, मान लो कोई एक रास्ता है, छोटा सा रास्ता है और पतला सा है, उसमें एक साथ में केवल 2 या फिर एक ही आदमी निकल सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसा गेट है उसमें एक साथ में केवल एक ही आदमी, एक ही इंसान निकल सकता है। अगर हमें एक साथ मॉल है कोई बड़ा सा, उसका गेट छोटा सा है, एक साथ निकलना है, बहुत जल्दी निकलना है, इमरजेंसी में निकलना है, कुछ ज़रूरी काम के लिए, सपोज वहाँ पे फायर है, तो क्या होगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका जो गेट है वो पतला है, छोटा है, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पे एक जो समांतर पोर्ट का यूज किया गया है, पैरेलल पोर्ट का, यहाँ पे उसको वाइड कर दिया गया है, चौड़ा कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। अब वहाँ पे जब गेट बढ़ गया है तो कई सारे इंसान एक साथ निकल सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो समांतर पोर्ट है इसमें भी ऐसे ही काम होता है कि जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर का, अगर उसे हमें दूसरी जगह सेंड करना है, उसमें एक साथ डेटा को ले जा सकते हैं। कई सारा जो बिट्स होते हैं, डेटा क्या होता है बिट्स के रूप में ही होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहली ही स्लाइड्स में पढ़ा था, पहली ही वीडियो में पढ़ा था, जो वीडियो लेक्चर है पहली बार पढ़ाया था, उसमें देखा था कि डेटा क्या किस रूप में होता है। जो मेमोरी की यूनिट होती है वो किस में होती है, 0 और 1 में ही फाइनली डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 पे ही काम करता है, तो जो उसके बिट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये, और ये यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे प्रिंटर है, आगे देखते हैं। ये एक है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट क्या होता है? जैसे हम लोग जो आजकल इंटरनेट चला रहे हैं, ये क्या है? वाईफाई से चलाते हैं, ठीक है, ये वायरलेस है। लेकिन अगर हमको वायर्ड वाला चलाना है, वायर लगा के चलाना है, तो उसके लिए ईथरनेट पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो केबल दिख रहा है ये ईथरनेट वाला केबल है और ये ईथरनेट पोर्ट है। तो इस ईथरनेट पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट चलाने के लिए। एक वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अधिकांश कंप्यूटरों पर ईथरनेट पोर्ट में एक निर्मित बनाया गया है, ठीक है। ये ब्रॉडबैंड राउटर पर ईथरनेट पोर्ट भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई वाईफाई राउटर है हमारे घर में, उसमें भी ईथरनेट का प्रयोग होता है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है घरों में आता है, लाइन वाला इंटरनेट, उसमें भी ईथरनेट का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं USB पोर्ट।
यूएसबी पोर्ट, ये हमारा यूएसबी पोर्ट, ये मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा और लगभग सभी लोग यूज करते होंगे। अगर चार्जर है आपके स्मार्टफोन का, उसमें भी ये यूएसबी पोर्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूएसबी पोर्ट है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपको पता है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन हैं उसमें जो चार्जर होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और वीडियो ट्रांसफ़र करना है हमको, कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है अपने स्मार्टफोन से, जो हमारा स्मार्टफोन होता है, इससे अगर हमें लैपटॉप में, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन से कोई वीडियो है, कोई पिक्स है, पिक्चर है, ये ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हम सीधा ये डेटा केबल इसको बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। डेटा केबल में क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस ही होता है, यूएसबी पोर्ट ही होता है ना। हाँ, तो ये इसकी खासियत क्या होती है, जो एक बाहरी बस मानक है, इसको यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, जो 12 एमबीपीएस की डेटा ट्रांसफ़र दरों का समर्थन करता है। ये डेटा की जो स्पीड है ये लिखी हुई है 12 एमबीपीएस, ठीक है। ये जो डेटा की स्पीड है 12 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। एक एकल यूएसबी पोर्ट का उपयोग 127 परिधीय उपकरणों जैसे माउस, मॉडेम और कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब यूएसबी केबल अगर हमारे उसमें कंप्यूटर में लगा हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है, उस यूएसबी पोर्ट से एक साथ सर्किल में या लाइन में कैसे भी 127 डिवाइसेस लगी हुई हैं, आपके कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है केवल एक ही यूएसबी से। जैसे वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, माउस है, मॉडेम है, कीबोर्ड है, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है। यूएसबी क्या है, प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन और हॉट प्लगिंग का भी समर्थन करता है। मतलब यूएसबी प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई बाहरी सॉफ्टवेयर डालना नहीं पड़ता है, इसे प्लग लगाओ और काम शुरू करो। अगला हमारा फायर वायर IEEE 1394 पोर्ट। ये क्या होता है, ये जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे IEEE, ये एक इसका जानने का तरीका है, ये इस टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है, इस पोर्ट को, ठीक है। ये फायर वायर करके एक पोर्ट है, इस नाम से ये पोर्ट है। फायर वायर उच्च गति पर डिजिटल उपकरणों से डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक केबलिंग तकनीक है। अगर हमें हाई स्पीड पे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, इसके लिए जो केबल यूज की जाती है उस केबल का नाम है फायर वायर। ये वाली केबल यूज की जा सकती है। कुछ प्रोफेशनल्स डिजिटल कैमरे के लिए ये केबल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें वो जो हाई स्पीड का डेटा होता है वो आराम से यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, जो मॉनिटर होता है जहाँ पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे का आउटपुट देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है सर्वर नॉट फाउंड, या फिर कुछ स्क्रैचेस टाइप के आते हैं, कुछ उसमें जो चलता है वीडियो वो सही से नहीं चलता है, उसमें कम ज़्यादा होता रहता है, या फिर ब्लड हो जाता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो हाई स्पीड डेटा होता है वो सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है उस केबल के थ्रू, उसमें जो केबल लगाया जाता है वो सफिशिएंट नहीं होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो फायर वायर केबल है, ये हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार था, इसको जो इन्वेंट किया था, एप्पल कंप्यूटर द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन अब आमतौर पर विंडोज़ आधारित पीसी जो हैं, विंडोज़ वाले पीसी हैं, उन पे भी इसका यूज किया जाने लगा है, ठीक है। आगे बात करते हैं मिनी ऑडियो जैक। इसको तो सभी ने देखा होगा, मिनी ऑडियो जैक, जो हम लोग अपने हेडफोन जो होता है, ईयरफोन होता है, उसमें लगाते हैं। इसको मिनी ऑडियो जैक को अपने ईयरफोन में लगाते हैं, ठीक है। और इसको कंप्यूटर में भी इसके पोर्ट्स होते हैं जिससे इसको हम लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।